सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास में। आज का जो हमारा टिपिकली सेशन रहेगा वो रहेगा टाइम और टेंस के ऊपर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बोले बेसिकली ये आपका बेस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैकबोन। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो टेंस के ऊपर आधारित है, बट जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है आपकी मोस्टली जो है इस टेंस मतलब इस चैप्टर के ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। मतलब अगर आपको ये टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आपका काफी लॉस हो सकता है। आगे जाके कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस चैप्टर के साथ बेसिकली कनेक्ट होते हैं, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि बैकबोन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर को हम मेन मान सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स आगे लिंक करते हैं। इसी चैप्टर का दूसरा नाम है स्टूडेंट एक्टिव वॉइस। जो हमने छोटी क्लासेस से सुना है कि एक एक्टिव वॉइस होती है और फिर एक आपकी पैसिव वॉइस होती है, राइट। सो टेंस को ही आप एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हो। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस ही होते हैं। तो जितनी सॉलिड आपकी एक्टिव वॉइस होगी, आपको कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपकी एक्टिव वॉइस सॉलिड है, इफ यू आर गुड एट योर एक्टिव वॉइस, तो अल्टीमेटली आप पैसिव वॉइस को जल्दी सीखोगे। और फिर जो थर्ड पार्ट आता है नरेशन, मैं लिंक्ड चैप्टर बता रहा हूं, टाइम एंड टेंस। एक्टिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस हमारे टेंस हो गए, एक्टिव वॉइस इस पे जितनी आपकी कमांड होगी, आप किससे आपको क्या हेल्प होगी, पैसिव वॉइस के रूल्स जल्दी सीखोगे। पैसिव वॉइस आप जल्दी पकड़ पाओगे, क्योंकि हम जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस बेसिकली, राइट। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि थ्योरेटिकली आप कितना साउंड हो, इट्स ऑल अबाउट योर आइडेंटिफिकेशन। और अगर आपने उसको सही से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, या ये स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन की है, इनकम्प्लीट एक्शन को शो कर रहा है, या कंप्लीट स्टेट को शो कर रहा है, तो कंप्लीट स्टेट को शो करने वाले एक्शन परफेक्ट में लिखे जाते हैं, इनकम्प्लीशन को शो करने वाले एक्शन टेम्पररी एक्शंस कॉन्टिन्यूस में लिखे जाते हैं, जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं वो इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो अगर आप एक्टिव वॉइस को जल्दी पकड़ लोगे ना, उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, और फिर ऐसा भी नहीं होता कि वहां सिर्फ पेपर में आता है चेंज द वॉइस, राइट। वो आपका एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, वो आपका पैसिव से एक्टिव भी हो सकता है। सो इट कैन बी एक्टिव टू पैसिव आल्सो, इट कैन बी पैसिव टू एक्टिव आल्सो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हम सीजीएल लेवल की बात करें, एसएससी लेवल की, ठीक है, DSSS में तो मुझे नहीं लगता इतना टफ आता है, ठीक है। बट अगर हम थोड़े हायर एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे एक्टिव से पैसिव बनाने को कम आते हैं, बल्कि वहां पे पैसिव से एक्टिव ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चा वहां पे उसकी यही कोशिश होती है जो पेपर सेट करता है कि बच्चा इस स्टेटमेंट को पहचान ना पाए। फिर वहां पे अजम्पशन वाली टाइप्स आती हैं, अज्यूम कर लेता है, मतलब छोड़ देता है कोई चीजें, स्प्लिट कर देता है, मतलब उसको देता ही नहीं है, एलिमिनेट कर देता है एंड से। बाय के साथ वो चीज होती है, उसको लिखे कर देगा नहीं आपको। तो एक्टिव जितनी अच्छी होगी पैसिव में हेल्प होगी। थर्ड लिंक्ड चैप्टर कौन सा है, नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। और छोटी क्लास में अप टू 10th लेवल तक बच्चे ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होते हैं। तो नरेशंस का कनेक्शन बनता है, क्योंकि नरेशन के अंदर टेंस बदल जाते हैं। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस की चेंजिंग नरेशन में किस टेंस में की जाती है, तो कैसे बदलोगे। ये सारा आपका खेल इस चैप्टर के ऊपर चल रहा है। उसके बाद फोर्थ लिंक्ड चैप्टर है इसके साथ क्लॉज। क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट के एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है इस पे। मतलब वो चुनता है, सिलेक्टेड चैप्टर चुनता है, क्लॉज एक उसका फेवरेट चैप्टर रहता है। अगर हम स्टेट के एग्जाम्स की बात करें, DSSS की बात करें, या SSC तक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कई बार सेट में पहला एरर ही क्लॉज का होता है। और बताओ, ठीक है। तो मुझे भी इस फील्ड में काफी टाइम हो गया, बैंकिंग फील्ड में पढ़ाया, SSC में भी पढ़ाया, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी पढ़ाया। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि क्लॉज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टेट, पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम को दिल्ली लो आप, क्लॉज का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पटवारी का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है उसमें मेंस में आया था, जो पटवारी का दूसरा पेपर था उसमें क्लॉज का एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लॉज आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपकी इसके ऊपर पकड़नी है। तो जितना आपका टेंस पे पकड़ होगी, एक्टिव वॉइस आपकी अच्छी होगी, तो क्लॉज पे शॉर्टकट आप तब सीखोगे। कितने टाइप की कंडीशंस होती है, क्योंकि वहां पे टेंस के साथ ही मॉडल का कनेक्शन बनता है। गो के, इफ यू गो देयर
you will meet him. If you went there, you would meet him. और कई मैंने दूसरे चैनल्स पे भी ये क्लॉज आपको सिविल टैप के अदर जो हमारे चैनल्स हैं वहां पे भी इन क्लॉज को पढ़ाया है, राइट। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे अगर आपको टेंस नहीं आएंगे, एक्टिव वॉइस का नॉलेज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, नरेशन के क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे, क्लॉज का सवाल कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना लॉस है बच्चे का, बहुत लॉस हो जाएगा अगर आप क्लॉज मतलब टेंस अगर आपको अच्छे से नहीं आएंगे। तो इस पे थोड़ी पकड़ बनाइए, क्रैम नहीं करना है चीजों को, थोड़ा लॉजिकली वे में, ठीक है, उसी अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे मोस्टली एग्जाम्स फाइट करता है बच्चा, तो ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की ही अप्रोच रखनी पड़ेगी। वो अप टू 10th लेवल पे जैसे वो ता है, ते है, ती है, वो वाली बातें छोटी क्लासेस में खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा रैशनल बनना पड़ेगा, लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता। जब तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता है तब तो बच्चा उसको हिट मार देता कि हाँ भाई ईदर के साथ कोरलटी कंजंक्शन और बिठानी है, हार्डली का कंजंक्शन बिफोर होता है, या तो व्हेन लगा देना है मुझे, या तो नो सूनर के साथ मुझे देन लगा देना है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में को करते हुए मतलब मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन जो दिक्कत आती है, जैसे यूपीएससी जो जिस लेवल का एग्जाम डालता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डालता है। समझना पड़ेगा आपको, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग पावर है, समझ शक्ति कितनी है आपकी, भाषा के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कोई आपका अध्यापक बिल्ड नहीं करेगा, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग पावर ऑन योर ओन थ्रू रीडिंग। डेली रूटीन में रीड करो, आर्टिकल्स पढ़ो, डिवाइड करो। वीकली आप जो है किसी दिन पॉलिटिकल न्यूज पढ़ ली, किसी दिन इकोनॉमिकल न्यूज पढ़ ली, किसी दिन स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ ली, क्योंकि हर तरह के आर्टिकल्स में आपको वोकैबुलरी अलग मिलेगी, ठीक है ना। रिलीजियस वोकैब अलग होती है, पॉलिटिकल वोकैबुलरी अलग होती है, ठीक है। आपकी कंप्यूटर फील्ड की डिक्शनरी अलग से आती है। तो वोकैबुलरी जितनी सॉलिड होगी, कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैब चेक कर लेता है। तो ये चैप्टर है। एक और चैप्टर है जो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन टैग पे के लिए आपको टेंस आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर एक ऐसी टाइप निकल के आती है जहां पे अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आपका नंबर पक्का जाएगा। क्वेश्चन टैग में एक टाइप ऐसी आती है, ठीक है, आगे जाके वो टिपिकली, और उसका भी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस टाइप के ऊपर। वहां पे आपके एक्टिव वॉइस बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको टेंस थ्योरेटिकली नहीं समझना है, आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। जिस बच्चे ने सेंटेंस को सही से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो वो अपनी करेक्ट ऑप्शन तक जाएगा। अब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना जरा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ही हिट द बॉल, राइट। ये क्वेश्चन, इसकी ऑप्शन है, आपको वॉइस बदलनी है इसकी। मैंने सेंटेंस दिया इसके बना के, द बॉल इज हिट बाय हिम। सेकंड मैंने दिया, द बॉल was hit by him, राइट। आज का जो सेशन है ये बेसिकली मैं इसमें आपको थ्योरेटिकली चीजें बता रहा हूं। टेंस के ऊपर हमारा एक सेशन और भी रहेगा जिसमें मैं प्रैक्टिस क्लास लूंगा पीपीटी के थ्रू, ठीक है। आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा टेंस के ऊपर, उसमें हम जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब आपके सामने सेंटेंस है, ही हिट द बॉल। अब आपको पहले में बोला द बॉल इज हिट बाय हिम, बी में बोला द बॉल वाज हिट बाय हिम। तो आपको यहां पे राइट आंसर पिक करना है कि ए कुड बी द राइट आंसर, वेदर बी कुड बी द राइट आंसर, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। अब यहां पे जिस बच्चे ने इसको नहीं आइडेंटिफाई जो कर पाएगा ना, आइडेंटिफाई तभी करोगे जब आपकी टेंस अच्छे हैं, जब आपकी एक्टिव वॉइस पे पकड़ है। जिसको ये नहीं पता लगेगा कि ये टेंस कौन सा चल रहा है, वो यहां पे आंसर नहीं मार पाएगा, मतलब उसका आंसर गलत जाने के चांसेस है, ठीक है। तो यहां पे कोई आपका
वो नहीं है कि भाई आप सेंस के हिसाब से यहाँ पे आंसर दे दो। यहाँ पे आपको ग्रामर का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि भाई जो गिवन स्टेटमेंट है वो कौन से टेंस में चल रही है। जब आप उसका टेंस आइडेंटिफाई कर लोगे तो ऑब्वियसली आप जो है उसको पकड़ लोगे फिर, राइट। तो अब यहाँ पे आंसर क्या करूं, ए होगा या बी होगा। अब देखो आप इसको कैसे पहचानोगे भाई, बचपन से हमें छोटी क्लास से हमारे अध्यापकों ने स्कूल लेवल में पढ़ाया है कि बेटा जब भी क्या होता है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाता है क्लास में, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाता है, प्रेजेंट टेंस उसकी पहली स्टेट सिंपल प्रेजेंट पढ़ाई जाती है, तो टीचर बोलते हैं कि बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही शी इट। ही शी इट जब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है। आपको उसके साथ क्या लगाना है, एस या एस। आपको उसके साथ क्या लगाना है स्टूडेंट्स, एस और एस लगाना है, राइट। तो अब अगर मैं ए करूंगा तो इसका मतलब मैंने समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां पे जो है ए आंसर होगा। लेकिन अगर एस और एस आएगा, जैसे हम बोलते हैं ही गोज, ही गोज, राइट, मैंने बोला ही गोज, तो ही के साथ ही सिंगुलर है तो गोज ईएस लग गया, ही प्लेज होता है, शी राइट्स होता है, राइट। तो फिर तो यहां पे एस होना चाहिए था, तब तो फिर यहां हिट्स होना चाहिए था ना अगर मैं ए करूंगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में अगर ये स्टेटमेंट होती तब पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है। जैसे हम बोलते हैं आई टेक टी, तो फिर पैसिव बनाते हैं हम टी इज टेकन बाय मी, तो हम इज एम आर का हेल्प लेते हैं, पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं, राइट। तो अगर ये ए आंसर होता तो यहां हिट्स होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब आपने आइडेंटिफाई सही से नहीं किया, आपको टेंस का नॉलेज नहीं था, तो आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आप ए करके आओगे, ठीक है। तो आंसर ए नहीं है, यहां पे आंसर बनेगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये जो हिट होता है, अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें, सेकंड फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म की बात करें, हिट की जो सेकंड फॉर्म होती है हिट ही होती है, हिट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हिट ही होती है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी पास्ट और परफेक्ट स्टेट मतलब जो थर्ड फॉर्म बनती है उसमें वो सेम रहते हैं, जैसे कट है, शट है, पुट है ना, हिट है, स्प्रेड है, बर्स्ट है, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो एज इट इज सेकंड और थर्ड फॉर्म में रहते हैं। जैसे कास्ट वाले पेयर भी सेम रहते हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, तो उनमें V3 और V2 और V3 में ईडी नहीं लगाते हैं। तो अब आपको टेंस का नॉलेज होगा, बैकग्राउंड नॉलेज था बच्चे को, तो उसने रिकॉग्नाइज सही से किया, उसने इसको अच्छे से पहचाना, आइडेंटिफाई किया और अपने ऑप्शन तक चला गया। तो आपको टेंस चैप्टर में थ्योरेटिकली चीजें नहीं रटनी है कि हाँ भाई उसका रूल ये है, उसमें ये आता है, आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच थ्योरेटिकल नॉलेज यू गाइज हैव, बट हाउ यू पीपल इंप्लीमेंट योर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने ज्ञान को, अपनी जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप पेपर में उस गिवन टाइम स्लॉट के अंदर कितना उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आते हो, वो नॉलेज आपका चेक करता है एग्जामिनर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली वीक होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में वो भाषा को करके आ जाते हैं टैकल। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ाए हैं जिनको ग्रामर का अ नहीं आता, लेकिन वो पेपर में ऑप्शन पकड़ लेते हैं कि हाँ यार ये सेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है सी गलत है। तो वो रीडिंग से बिल्ड होती है, जिसकी रीडिंग स्पीड है, रीडिंग स्किल्स हैं जिस बच्चे के, वो भाषा को अपनी सेंस से भी टैकल कर सकता है, ठीक है। कई एग्जाम्स जो ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले एग्जाम्स होते हैं वहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो वहां पे कैसे टैकल करो, तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होना बड़ा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रीडिंग स्किल्स होंगे आपके, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप जो गिवन टेक्स्ट है उसको समझने के योग्य होंगे कि बोल क्या रहा है, ठीक है, किसी हिसाब से आंसर जा रहा है, लॉजिकली जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा बताया कि टेंस आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे रूल याद करने हैं, नहीं, मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, राइट। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब टेंस की अगर हम बात करें, बचपन से बच्चा पढ़ता है, टेंस होता क्या, ये वर्ब की फॉर्म होती है बेसिकली, है ना, ये बेसिकली वर्ब की ही फॉर्म होती है, ठीक है, जो हमें ये बताती है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन किस काल में हुआ है। फिर आपको पता है कि 3 भागों में ये डिवाइड कर दिए गए हैं ना, 3 टेंस है, बचपन से बच्चे ने पढ़े होते हैं, राइट। एक आपका प्रेजेंट होता है, एक फिर आपका पास्ट होता है,
और थर्ड फिर हमारा फ्यूचर, राइट। ये तीन होते, तीन काल है, एक वर्तमान काल है, एक भूतकाल है, एक भविष्य काल है। एवरीबडी नोज दिस, सभी ने 10th लेवल तक तो टेंस पढ़े होते हैं। ये अलग बात है कि फिर थोड़ा आगे जाके स्ट्रीम बदल गई तो आपका इंग्लिश के साथ नाता नहीं रहा, छूट गया नाता। लेकिन कंपटीशन में देखो इंग्लिश मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, कोई ही ऐसा पेपर होगा जिसमें इंग्लिश ना आती हो, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। अब ये तीन टेंस होते हैं, तीन मतलब एक तरह से ये टाइम के स्पैन है, ये भी टाइम है वर्तमान समय है, ये कौन सा टाइम है जो बीत गया, और ये कौन सा है जो अभी आएगा, ठीक है जी। तो ये तीन टाइम के स्पैन है हमारे सामने। तो टेंस को सिर्फ टेंस नहीं बोलते, इसको टाइम एंड टेंस भी बोल सकते हो आप। जब भी हमारा टेंस का कॉन्सेप्ट निकलता है तो हम टाइम को भी साथ में ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसका पूरा एक्चुअल नेम कुछ ग्रामर में आपको टाइम एंड टेंस लिखा हुआ मिलेगा। इसका चैप्टर का नाम पूरा है टाइम एंड टेंस, राइट। तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये तीन टाइम है। अब कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा एक्शन है जो इन तीनों टाइम में वैलिड है। वो प्रेजेंट में भी वो बात होती थी, पास्ट में भी वो बात होती थी, प्रेजेंट में भी वो बात होती है, और भविष्य में भी वो बात होगी। ऐसे जो एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, जो तीनों टाइम स्पैन में वैलिड है, वो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। जो बचपन से हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट? क्योंकि वो जो एक्शन है वो पास्ट में भी वैसे ही होता था, अभी भी वैसे ही होता है, और भविष्य में भी ऐसे ही होते रहेगा। सूर्य पूर्व से उदय होता था, सूर्य पूर्व से उदय होता है, और वो वैसे ही होगा। तो मतलब वैलिड यूनिवर्सल ट्रुथ वो होती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, वो वही एक्शंस होते हैं जो तीनों टाइम स्पैन में जो एक्शन वैलिड होता है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगी, वो आपके बनते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। तो जो हम बोलते हैं उसको आप परमानेंट एक्शंस भी बोल सकते हैं। तो ये तीन टाइम की मतलब स्पैन है, प्रेजेंट स्पैन है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। अब फिर आगे जो हम पढ़ते हैं कि भाई इसके आगे जाके 4 पार्ट होते हैं, इसके भी आगे जाके 4 पार्ट होते हैं, इसके भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है? तो आपने पढ़े होंगे ये 4, ये 4, ये 4, वो क्या होते हैं? जो 4 भाग होते हैं वो होती हैं बेसिकली स्टेट्स ऑफ द एक्शन। एक्शन की स्टेट्स होती हैं वो, कि जो मेरे सामने वाक्य लिखा हुआ है कौन सी स्टेट का एक्शन है, कंप्लीट स्टेट का एक्शन है, इनकम्प्लीट स्टेट का एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, या पार्शियल कंप्लीट एक्शन है। 4 तरह के एक्शन होते हैं। एक फ्रीक्वेंट एक्शन होता है जो डेली रूटीन में होता है, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं वॉक पे जाता हूं, जिम जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, राइट, फिर मैं जो है अपने ऑफिस टाइम पे जाता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, ठीक है, सुबह होती है, रात होती है, सूर्य चमकता है, ठीक है, नदी बहती है, ये नेचुरल चीजें हैं। तो ये फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं। नदी बहती है, अब मैं आपसे बोलूं कि द रिवर इज फ्लोइंग या द रिवर फ्लोज, इन दो वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि द रिवर फ्लोज होगा सही या द रिवर इज फ्लोइंग होगा सही, क्या किसी पॉइंट पे नदी बहना बंद हो जाएगी? भाई नदी बह रही है, ठीक है, तो वो तो हमेशा बहती रहेगी ना, परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा इसकी पहली स्टेट में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो मैं इन स्टेट्स के पहले तो आपको नाम लिख के बताता हूं। प्रेजेंट टेंस की 4 स्टेट्स की बात करें तो पहली स्टेट होती है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड स्टेट का नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड स्टेट का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ स्टेट का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सभी बच्चों को ये आते होंगे, जिनको नहीं आते हो देख सकते हैं। These are the 4 states of present tense. सिंपल प्रेजेंट, चाहे आप इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, आप इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट बोल लीजिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल लीजिए, चाहे आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल लीजिए, सेम थिंग, इक्वल थिंग, ठीक है। परफेक्ट स्टेट या कंप्लीटेड स्टेट बोल सकते हो आप, कंप्लीट एक्शंस इसमें आते हैं।
तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा यहां पे बताऊंगा, इन 4 स्टेट्स को ही आज के सेशन में मैं क्लियर करूंगा। इंडेफिनिट स्टेट, सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन सी बातें आती है। फ्रीक्वेंट एक्शंस, जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं मैंने बता दिया, नेचुरली जो चीजें होती हैं, सुबह होती है, रात होती है ना, तो ऐसा तो हर दिन होगा ना, हर दिन ही सुबह होती है, हर दिन ही रात होती है, ऐसा कोई दिन होगा कि भाई रात ही ना हो या सुबह ही ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये फ्रीक्वेंट एक्शंस है, ठीक है। तो डेली रूटीन एक्शंस भी आप लिख सकते हो, डेली रूटीन एक्शंस इस टेंस के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। मैं वॉक पे जाता हूँ, जिम जाता हूँ, हैबिचुअल एक्शंस इसमें आते हैं। अगर आप जिम जाते हो डेली, आप सुबह सुबह उठ के रनिंग करते हो, ये आपकी आदत है, ये हैबिट्स में जाएगा। सो डेली रूटीन वॉक, आई गो टू ऑफिस डेली, आई डू माई वर्क प्रॉपरली, आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इट्स योर हैबिट, ये हैबिट में जाएगा, ठीक है। आई डू रनिंग इन द मॉर्निंग, ये हैबिट में जाएगा, राइट। तो हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन वर्क, फ्रीक्वेंट एक्शंस, सारे पहली स्टेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, जो उसके लिए मैं यहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं यूज करूंगा, मैं लिखूंगा परमानेंट एक्शंस, जो तीनों टाइम के स्पैन में वैलिड थे, वैलिड हैं, तो तीनों टाइम, तीन जो टाइम स्पैन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो जो बात है वो भूतकाल में भी वैलिड था, वो एक्शन आज भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा, हमेशा के लिए। परमानेंट एक्शंस जो होते हैं, ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। एक और बात आपको बताता हूं, नई बात है, शायद आपको पता ना हो, मैंने लिखा, पहला एक्शन लिखा मैंने, he will buy a flat next month। दूसरा मैंने लिखा, the prime minister, the PM will deliver his speech next month। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे बताओ इन दो सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, तो अगर आपको मैं टाइम दूं कि सोचो इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, तो हो सकता है कि देखो पहले सेंटेंस में भी नेक्स्ट मंथ लिख के दे रहा है, सेकंड सेंटेंस में भी नेक्स्ट मंथ लिख के दे रहा है। अब जब भी कभी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें कराने में बिलीव नहीं करता, मैं चाहता हूं कि कंपटीशन लेवल की बातें आपको बताऊं। टाइम दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट टाइम होता है, एक इम्प्लिसिट टाइम होता है। एक्सप्लिसिट होता है जो चीजें क्लियर होती है, इम्प्लिसिट होता है जो आंतरिक होता है, मतलब वो अनक्लियर होता है, मतलब आंतरिक बाहरी ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिट मतलब ये क्लियर टाइम है। देखो जब भी वाक्य में ऐसा आ जाए, सून एक्सप्लिसिट टाइम है, टुमारो एक्सप्लिसिट टाइम है, नेक्स्ट वीक एक्सप्लिसिट टाइम है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एक्सप्लिसिट, क्लियर टाइम है भाई, यस्टरडे। तो एक्सप्लिसिट टाइम जब सेंटेंस में गिवन होता है तो बच्चे को कहीं ना कहीं टेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प हो जाती है। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो बनाना हो एग्जामिनर ने, तो वो एक्सप्लिसिट टाइम दे देता है वाक्य में कि चलो यार यस्टरडे लिख देते हैं, जिससे कि इनको ये पता लग जाए कि हाँ भी यस्टरडे है तो भूतकाल है, या चलो नेक्स्ट ईयर लिख देते हैं तो उससे पता लग जाए ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सप्लिसिट टाइम होता है। लेकिन फिर इम्प्लिसिट टाइम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर थोड़ा सा लेवल वाइज हम बात करें, थोड़ा लेवल बढ़ाना हो तो उसमें टाइम देता नहीं है वो। लेकिन इम्प्लिसिट टाइम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं, ठीक है। पहले अब आप देखोगे सर ये भी अगली बात हो रही है, ये भी अगली बात हो रही है, तो ये तो इम्प्लिसिट टाइम है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो दोनों सही है। तो भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही है सर, क्योंकि बात तो भविष्य की कर रहा है। अरे दोनों वाक्यों में एक्सप्लिसिट टाइम इज गिवन ओवर हियर, नेक्स्ट मंथ ऊपर भी दे रहा है, नेक्स्ट मंथ नीचे भी दे रहा है, तो ये तो दोनों ही सही होने चाहिए। बट दूसरा सही नहीं है, सेकंड वाला सही नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे भी, सेकंड वाला गलत क्यों होगा, फर्स्ट वाले में भी बिल लगा रहा है, नेक्स्ट मंथ लिख रहा है, नीचे भी बिल लिख रहा है और नेक्स्ट मंथ दे रहा है, तो दोनों में भविष्य की बात है, तो दूसरा गलत क्यों हुआ फिर, क्या रीजन क्या है, वाई सेकंड इज इनकरेक्ट ओवर हियर, रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो ये टेंस होता है,
इसके दो एक्शन होते हैं। भविष्य की दो तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं देयर आर सम फिक्स्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर जो होने ही होने हैं। जब भी हम स्टूडेंट्स फिक्स्ड एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब वो पक्का होगी बात, तो उसको भी 99% ही लेना। 100% वो कभी भी नहीं हो सकता। 1% पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, इंसान है, ठीक है। आज शाम को मैच 7 बजे शुरू होगा, तो 99% क्लियर है, कंफर्म है। जैसे अभी वर्ल्ड कप होगा, आपको पता है अक्टूबर से वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसका शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, उसका शेड्यूल आ गया है, ठीक है। 15 की 16 अक्टूबर को शायद वो इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच है, वो अहमदाबाद वाले, उसमें वो पाकिस्तान वाले हल्ला कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे वहां पे, मोदी वाला जो स्टेडियम है, पता होगा आपको, न्यूज में आता रहता है। तो उसका शेड्यूल जारी हो गया है, कौन सा मैच किस डेट को होगा, किस टीम का होगा, सब पूरा आ चुका है वो, तो वो फिक्स्ड है। तो जब वो फिक्स्ड है तो इसका मतलब 99 ही फिक्स्ड है, 99% ही फिक्स्ड है वो। 1% उसमें भी संभावना है कि हो सकता है किसी मैच के दौरान बारिश पड़ गई तो मैच अबेंडन हो गया, ऐसे भी तो होता है ना, तो मैच हुआ ही नहीं, वो अलग केस है, लेकिन है वो फिक्स्ड, 99% वो फिक्स्ड है। मेरे पिताजी अगले महीने 26 तारीख को रिटायर होंगे, फिक्स्ड है। आज ट्रेन शाम 6 बजे स्टेशन से निकलेगी, फिक्स्ड है। अब ये नहीं है कि 6 बजे नहीं भी पीछे से लेट होगी तो वो 7 बजे निकली तो फिक्स्ड में नहीं जाएगा, वो हो जाता है, दैट कम्स अंडर फिक्स्ड एक्शन। चाहे वो फिर वो 5:30 बजे निकली स्टेशन से, चाहे 6 बजे निकली, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएगा फिक्स्ड में। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि कोई घटना होगी, पीछे ट्रेन ही नहीं आई, तो 1% हम पॉसिबिलिटी जुड़ लेते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं नॉट फिक्स्ड, जैसे जो हमारी पर्सनल उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे जिनको हम कभी भी बदल सकते हैं। आपने आज बोला कि मैं कल बिरयानी खाऊंगा, मैं कल बिरयानी खाऊंगी, मेरे को बड़ी पसंद है, मैं कल तो पक्का बिरयानी खाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट डे आपका पेट खराब हो गया, अगले दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपका पेट खराब हो गया, तो क्या आप बिरयानी खाओगे? तो आप चेंज कर दो कि चलो ठीक है, आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही यार, आज छोड़ो, आज नहीं खा पाऊंगी मैं, रहने देती हूं, तो आपने बदल दिया उसको। तो ये नॉट फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें। लॉजिकली सोचो जरा चीजों को, ठीक है, रट्टा नहीं मारना होता। भाषा के अंदर भी बहुत सारी चीजें सीखने वाली, लेकिन तुम सीखने के वे से जब आओगे तो ऑटोमेटिकली तुम चीजों को सीखने के वे से नहीं आते हो। बच्चों को होता है मेरा ये पेपर आ गया, ये फलाना आ गया, अगले महीने आ गया, 15 दिन के बाद पेपर आ गया, ठीक है, फटाफट मैं कुछ ऐसा करूं, टीचर मुझे घोल के पिलाएगा और मैं वहां पे जाके कुछ करके आ जाऊंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। अरे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। जब चीजें दिमाग में घुस जाएंगी तो ऑटोमेटिकली पेपर क्रैक होने लग जाएंगे। तो आपको यू शुड लर्न फॉर क्लैरिटी, जो कि है ही नहीं, भेड़ चाल चली हुई है बस। तो इसलिए धुंधलापन मत रखो, थोड़ा उसकी तह तक जाओ, अंदर बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर डेप्थ आएगी ना, तो पेपर अपने आप निकलने लग जाएंगे। अब ये जो सेकंड एक्शन है ना, ये फिक्स्ड है, और पहला जो एक्शन है नॉट फिक्स्ड है। तो ग्रामर ये बोलता है कि जो नॉट फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होते हैं वहां पे तो फ्यूचर टेंस से लिखा जाता है, लेकिन जो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखे जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। सो द पीएम डिलीवर्स हिज स्पीच नेक्स्ट मंथ, द मैच स्टार्ट्स, कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, हेडिंग्स आते हैं। शाम को आज मान लो 7 बजे मैच होना है, तो आपको हेडिंग आएगा न्यूज़पेपर में, द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM टुडे, हिज फादर विल रिटायर, नहीं, हिज फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ऐसे मिलेगा आपको। उसका एक और रीजन भी बता देता हूं आपको, ये मैंने ग्रामेटिकली बात बता दी आपको, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड वाली, एक डेफिनेट इंडेफिनेट वाली, ठीक है। एक और भी बता देता हूं कि जो एडिटर्स होते हैं, तो हेडिंग्स हमेशा ना, हेडिंग्स में जो है वर्ड्स उनको लेफ्ट आउट भी करने होते हैं, क्योंकि हेडिंग ना स्मॉल होता है, छोटा होता है। कैप्शन जो देता है आर्टिकल का ऊपर, वो स्मॉल उसमें मिलता है, कम शब्द यूज करता है वहां पे, तो वहां पे विल को यूज नहीं करता हो, फ्यूचर टेंस नहीं लिखे जाते वहां पे, राइट। तो आपको इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है वहां पे। तो ये बात आपको क्लियर कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट एक्शंस होते हैं, डेली रूटीन वर्क होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन होते हैं, वो इस टेंस में आते हैं, वो इंडेफिनिट स्टेट में लिखे जाते हैं। अब दूसरे पे जाते हैं, कॉन्टिन्यूस पे। कॉन्टिन्यूस की बात करूं भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
इसमें क्या आता है, आई एम वेटिंग फॉर अ बस। इज इट परमानेंट एक्शन और इज इट टेम्पररी एक्शंस? क्या ये एक परमानेंट एक्शन है या ये टेम्पररी है? इसकी स्टेट टेम्पररी है। किसी मोमेंट तक आप बस का इंतजार करोगे, जैसे आपकी बस आएगी आप बस में चढ़ोगे, चले जाओगे। तो जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, दोज एक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन कंटिन्यू स्टेट। मैं खाना खा रहा हूं, किसी मोमेंट तक खाऊंगा, पेट भर जाएगा, बंद कर दूंगा खाना। मैं सो रहा हूं, किसी मोमेंट तक सोऊंगा, थकी है मेरी बॉडी, नींद आ जाएगी, जब मेरे को प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा तो आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, वो हंस रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है। ठीक है, तो ये टेम्पररी मोमेंट के एक्शंस हैं, मोमेंटरी एक्शंस हैं ये। ठीक है, तो आप टेम्पररी एक्शंस को कवर करता है। टेम्पररी, जिनकी वैलिडिटी ऐसे होती है, हंस रहा हूं, इसी मोमेंट पे पॉइंट को बताता है ये टेंस, बिंदु को डिनोट करता है, वो एक्शन उसी मोमेंट पे चल रहा है। इनकम्प्लीट एक्शन होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, दिस इज इनकम्प्लीट एक्शंस। इनकम्प्लीट एक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन कंटिन्यू स्टेट। टेम्पररी एक्शंस बोल सकते हो, इनकम्प्लीट एक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कंटिन्यू स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो आप बस का इंतजार कर रहे हो, भैया आपकी बस आएगी, आप बस में चढ़ोगे, चले जाओगे। ठीक है, खत्म हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यूस टेंस किसी ना किसी मोमेंट पे जाके एंड हो जाते हैं। जैसे बस आई, आप बस में चढ़े, बस निकल गई, बस ये काम खत्म हो गया। लेकिन अभी वैलिड है, इसकी वैलिडिटी अभी है, उसी मोमेंट पे। आई एम टीचिंग यू, तो इस मोमेंट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मेरा टाइम हो जाएगा, मैं उसको क्लोज कर दूंगा, क्लास को, खत्म हो जाएगा एक्शन। राइट, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके कौन से एक्शंस आते हैं? जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं। ठीक है, लॉजिकली हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर वो अगला स्टेप है कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी लगता है नहीं लगता है, वो अगला स्टेप है। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करो कि इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से एक्शंस उसमें लिखे जाते हैं, किस किस की तरह की बातें उसमें लिखी जाती हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कौन कौन सी एक्शंस की बातें लिखते हैं। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पे। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। भाई इसमें क्या आता है? किसी एक पॉइंट से आपने काम शुरू किया और किसी दूसरे बिंदु पे जाके वो खत्म हो गया, ये परफेक्ट है। किसी एक पॉइंट से आपने अपने कार्य को शुरू किया और किसी दूसरे बिंदु पे जाके वो काम खत्म हो गया, इस तरह के एक्शन कंप्लीट स्टेट में लिखे जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस टेंस इज गोइंग ऑन। जैसे क्लास ओवर होगी, मैं लूंगा, अभी मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। राइट, जैसे क्लास खत्म करूंगा, दी एंड करूंगा, मैं लूंगा आई हैव जस्ट टॉट यू, या आई हैव डिलीवर्ड माई इंग्लिश लेक्चर। डन हो गया। डन एक्शंस इसमें लिखे जाते हैं, कंप्लीटेड एक्शंस इसमें लिखे जाते हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस बोल सकते हो, हाल ही में जो एक्शन कंप्लीट हुए। डन एक्शंस, किसी इसमें ऐसे नहीं होता कंटिन्यू करके वो चल रहा है फिर कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से शुरू हुआ, दूसरे बिंदु पे जाके खत्म हुआ। 3 बजे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया, 4 बजे जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो 3 बजे से लेके 4 बजे तक ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जैसे खत्म होगा परफेक्ट बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डन एक्शंस, कंप्लीटेड एक्शंस आर रिटन इन परफेक्ट स्टेट। Temporary actions, incomplete state actions are written in continuous tense। और permanent actions जो होते हैं, frequent actions होते हैं, daily routines होती है, habitual actions होते हैं, future के fixed actions होते हैं, written in indefinite state। अब लास्ट की बात करूंगा, ठीक है, और यहीं पे इस क्लास को आज खत्म करूंगा। ठीक है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है,
अब जैसे अगर अभी मैं समय देखूं अपनी घड़ी में, क्या समय हुआ है भाई, 4:49। अभी टाइम हुआ है 4:49 और मैंने ये क्लास लेना शुरू किया था 4:15। वैसे अंदाजा लगा रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको 4:15 से पढ़ा रहा हूं, ये मेरा रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ स्पीकर होता है जिस टाइम पे हम अभी हैं, ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, मेरा और आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है कि मैं आपको अभी 4:49 हुए, 50 मिनट हुए, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ाना मैंने शुरू कब से किया, 4:15 से। ठीक है जी, तो मतलब ये एक्शन यहां पास्ट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस समय 4:49 है, तो मतलब 4:15 क्या हो गए, ये चला गया पास्ट में। अब कल जाके 4:15 वो फ्यूचर में आएगा, लेकिन ये तो बीत गया है ना। तो कोई भी ऐसे एक्शन जो भूतकाल से शुरू होते हैं, अब 15 से लेके 4:50 तक, मतलब ये कितना 35 मिनट का एक्शन यहाँ पूरा हो चुका है। 35 ही हुआ ना, 50 मान लो यहाँ पे, तो 35 और 15 50 ही होते हैं। हाँ, तो 35 मिनट्स का एक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 35 मिनट्स का एक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, राइट। और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी वो एक्शन आगे चल रहा है। मैं बोल रहा हूं मैं आपको 4:15 से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब अभी भी पढ़ा रहा हूं, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसे एक्शंस जो पास्ट से शुरू होते हैं, प्रेजेंट में अभी वो चल रहे हैं, राइट। आप बोल रहे हो हम 2020 से शिमला में रह रहे हैं, कब से रह रहे हो, 2020 से। 2020 यहां लिख दो, 2020 क्या हुआ, पास्ट, लेकिन हम रह रहे हैं 2020 से, हम शिमला में रह रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी रह रहे हो ना, तो अभी वो एक्शन आपका गोइंग ऑन है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट एक्शंस। पार्शियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाफ कंप्लीट एक्शंस बोलते हैं ऐसे एक्शंस को। ठीक है, तो ये टेंस कवर करता है पार्शियल कंप्लीट एक्शंस को। जो एक्शंस हाफ कंप्लीट होते हैं और आधे वो चल रहे होते हैं। देखो आधा कार्य पूरा हो गया ना, आधा पूरा हो गया। अब एक और आपको मजे वाली बात बताऊं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट एक बिंदु से शुरू हुआ दूसरे पे जाके खत्म हो गया, इन दोनों को मिला के ही ये बनता है, इन दोनों को मिला के ही ये स्टेट क्रिएट होती है। देखो कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा है तो यहां आधा काम चल रहा है, परफेक्ट में काम पूरा हो गया तो यहां आधा काम पूरा हो गया। अरे भाई इन दोनों को जब मिलाते हैं तभी तो ये स्टेट क्रिएट होती है। कॉन्टिन्यूस में काम हो रहा होता है, परफेक्ट में काम हो चुका होता है, इसमें क्या होता है, आधा पूरा होता है आधा चल रहा होता है, तो पार्शियल कंप्लीट एक्शंस बोलते हैं इसको। ठीक है, पार्शियल मतलब आधा काम कंप्लीट है आधा गोइंग ऑन, हाफ गोइंग ऑन है, तो वो जो एक्शंस होते हैं वो इस टेंस में लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं रटना कि इस टेंस में इज एम आर आता है, इसमें डूडज आता है, इसमें पहले आपको उसकी बिगिनिंग तो पता हो कि कौन सी बातें हैं जो इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, कौन सी बातें हैं जो कॉन्टिन्यूस में लिखी जाती हैं, कौन से एक्शन जो परफेक्ट कवर करता है, कौन से एक्शन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कवर करता है, तब तो आप उसको फिर वो तो अलग अगली बात आई ना कि किसके अंदर कौन सी वर्ब लगती है, फिर वर्ब्स के थ्रू फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे टेंस को, लेकिन पहले उसकी शुरुआत तो पता हो। चलिए फिर आज के लिए इतना रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेंस का भी पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए बड़े अच्छे लेवल के, DSSS पॉइंट ऑफ व्यू से उसी लेवल का आपको करवा रहे हैं जितना कर उस एग्जाम का लेवल है। थोड़ा सा उसे लेवल में हाई रखता हूं क्योंकि पेपर का कोई पता नहीं लगता। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बी लॉजिकल, बी रैशनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं। थैंक यू जी।